गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एसएसटी और साइंस का पोर्शन हमने पूरा कर लिया है और मैंने जो कन्फ्यूज़न वाली सीरीज़ चला रखी है उसके अंदर भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे कन्फ्यूजिंग वाले फैक्ट्स मेरे सामने आएंगे मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से वो कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि कौन से फैक्ट जो सेम नाम के हैं, क्योंकि वो एकदम से ही सामने कुछ आता है। सभी बहुत सारे नहीं हैं, बहुत कम फैक्ट ऐसे हैं जिनका सेम नाम है, सेम नाम के कंसेप्ट हैं। तो आज हम इंग्लिश की पेडागोजी शुरू करने जा रहे हैं। और इंग्लिश की पेडागोजी जैसे कि सभी बोलते हैं कि शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ किसी टॉपिक एक टॉपिक हो सकता है, इसका पूरे सब्जेक्ट का नाम नहीं है शिक्षण विधियाँ, क्योंकि ये इंग्लिश पेडागोजी है, इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र है। किस तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट को क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, किस तरह के सिद्धांत, किस तरह की विधियाँ यूज़ होती हैं, कैसे उसके अंदर रिमेडियल टीचिंग होता है, कौन सा लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो सारा का सारा इंग्लिश पेडागोजी यानी इंग्लिश के शिक्षा शास्त्र के अंदर आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं हैं, 4 से 5 टॉपिक ही हैं और बहुत ही छोटा सा इंग्लिश पेडागोजी का जो पार्ट है बहुत ही छोटा है। बाकी का अगर हिंदी मैथ साइंस एसएसटी इनको देखा जाए तो उनसे बहुत कम मैटर आता है इंग्लिश की पेडागोजी के अंदर। और इसका जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज दे रखा है कि इतने क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ये सभी जानते हैं। तो सभी का ये है कि बाकी के जितने भी है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं है, बाकी के सारे जो सब्जेक्ट के पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, हिंदी मीडियम में है। तो कहीं ना कहीं सेम भी है, सभी प्रकार के जो टीचिंग मेथड है, सिद्धांत है, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सेम है। जैसे मूल्यांकन वाला टॉपिक भी सेम है, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश, एक तो इसका मीडियम इंग्लिश है, ऊपर से कभी इसके साथ पाला भी नहीं पड़ा होगा, तो सभी इसको छोड़ने का ही सोच रहे हैं। तो अगर 5 से 6 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ने में, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन और वही क्वेश्चन जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, पीछे एग्जाम्स के अंदर जितने टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन बन जाते हैं वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं आते। तो इसके अंदर जो टॉपिक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है इंग्लिश को पढ़ाने के, टीचिंग मेथड्स, विधियाँ, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से काम आती है, उसको पढ़ाया कैसे जाए, और लैंग्वेज स्किल्स को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको टीएलएम वगैरह के बारे में हम पढ़ते ही हैं, चार्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, मॉडल वगैरह होते हैं। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में सब जानते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन अब इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में है। और उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। तो ये सारे इतने से टॉपिक है, बस 4 टॉपिक हैं, इसके अंदर सब टॉपिक बन जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40-50 पेज का मैटर होता है। अगर हम इसको 5 से 6 क्लासेस के अंदर भी कंप्लीट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो आज पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ाने के प्रिंसिपल्स कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं, बच्चे को किस तरीके से इंग्लिश के साथ फैमिलियर किया जाए, बच्चे को किस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाए कि वो उसे फॉरेन लैंग्वेज ना समझे, सेकंड लैंग्वेज ना समझे, जिस तरीके से मदर टंग जो होती है उसी तरीके से वो उसे सीख ले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, वो सिद्धांत जो हम पहले भी पेडागोजी के अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर अलग अलग लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, एसएसटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ा सा समझने की हमें इसके अंदर ज़रूरत है। टीचिंग ए लैंग्वेज इज़ ए सीरियस बिजनेस एंड मस्ट बी कंडक्टेड केयरफुली. Research is done in the field of linguistics. Psychology and pedagogy have brought out certain principles of language teaching. These principles of teaching learning a language are based upon keen observation and research and experimentation. So language teachers must follow their principles to achieve effectiveness in their teaching. यानी ये सभी प्रकार के जो प्रिंसिपल होते हैं इनको यूज़ करके किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, रचनात्मक बनाया जा सकता है। और इन सभी प्रकार के सिद्धांतों को ऑब्जर्व करके अगर एक टीचर अपने टीचिंग वे के अंदर शामिल करे तो वो बड़ी आसानी से बच्चे के लिए एक लैंग्वेज को प्राकृतिक रूप से उसके अंदर उसको सिखा सकता है, उसे इस तरीके से सिखा सकता है कि जैसे वो उसकी मदर टंग हो, उसके आसपास के एरिया में ही उस भाषा को बोला जा रहा हो, उस तरीके से उसको फैमिलियर बना सकता है। तो ये सभी प्रकार के सिद्धांत जो होते हैं ऐसे ही नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो हमारा टीचिंग का वे है वो
जैसा इजी है उससे भी ज़्यादा इजी उसको बनाया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी किसी भी भाषा को, अकेली इंग्लिश नहीं, इसकी जगह कोई और भी भाषा हो सकती है, किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए कौन कौन से बेसिक सिद्धांत हो सकते हैं, सामान्य सिद्धांत हो सकते हैं जिनके जरिए किसी भी लैंग्वेज को क्लास में पढ़ाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, नेचुरलनेस होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, ठीक है, किस तरीके से स्वाभाविक तरीके से बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी बहुत क्लिष्ट भाषा का यूज़ किए हुए हम आराम से इजीली किसी लैंग्वेज को बच्चे को सिखा सकते हैं। ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजीली बिकॉज देयर इज़ ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली, एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास उस मातृभाषा का माहौल होता है, उसके चारों तरफ पर्यावरण होता है। बट देयर इज़ नो सच एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन उसके पास जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो विदेशी भाषा होती है, उसको सीखने का किसी प्रकार का कोई एनवायरनमेंट नहीं होता। सो द टीचर शुड प्रोवाइड ए नेचुरल एनवायरनमेंट, इसीलिए जो टीचर होता है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट, स्वाभाविक सा वातावरण बच्चे को देना होता है। टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड प्ले ग्राउंड, ठीक है, यानी जिस भाषा को हम टारगेट कर रहे हैं, अभी बच्चे को ये भाषा सिखानी है, तो उस भाषा के अंदर ज़्यादातर बच्चे से बात करनी चाहिए क्लास में और खेल के मैदान में, क्योंकि स्कूल में दो ही चीज़ें होती है, या तो क्लास होती है, बच्चा क्लास में पढ़ता है, या फिर वो ग्राउंड में खेलता है जिस टाइम टीचर उसके पास होता है। तो इन दोनों जगह पे टीचर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा में बात करनी चाहिए जो भाषा उसको, बच्चे को हम सिखाना चाह रहे हैं। encouraging students to converse with the teacher and their students in only English language, यानी बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने का माहौल बनाना चाहिए बच्चे के साथ। और इस जो माहौल को है, और इस जैसे हमने बच्चे के साथ पहले बेसिक वाक्य जो है बनाना शुरू किया, उसको बताना शुरू किया इशारों के माध्यम से, बोल कर या किसी भी तरीके से ट्रांसलेट करके भी, ठीक है, तो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। पहले हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, फिर पूरे सेंटेंस बना के यूज़ करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है। अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस, यानी बच्चों के ग्रुप डिस्कशन, जिन बच्चों को थोड़ा सा, जिनकी लैंग्वेज पे पकड़ होती है उनका, और जिनकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होती उनका, उन बच्चों का मिक्स्ड ग्रुप बनाना चाहिए। ग्रुप स्टडी से क्या है, बच्चों को आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन होता है नकल का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल करना। अगर बार बार जैसे एक टीचर बोल रहा है तो उसको देख देख के बच्चे बोलेंगे, उसकी नकल करेंगे, जैसे टीचर ने बोला वैसे के वैसे बच्चे अगर दोहराएंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उनकी वो चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। तो इस सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए, ठीक है। नकल करके जैसे टीचर बोलता है वैसे के वैसे बच्चे को भी बोलने का मौका दिया जाए। ए लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन, यानी एक लैंग्वेज को नकल के जरिए भी, नकल करके भी सीखा जा सकता है। ए टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी ए मॉडल हिमसेल्फ, यानी जो एक इंग्लिश का टीचर होता है ना वो बच्चों के लिए मॉडल होता है। आपने देखा होगा, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे किसी भी लैंग्वेज के टीचर को हम देखते थे तो हम यही सोचते थे कि इनकी तरह हमारा भी प्रोनाउंसिएशन हो, जैसे ये बोलते हैं उसी तरीके से हम भी बोलें, जिनकी उनकी लैंग्वेज पे इतनी पकड़ है हमारी भी होनी चाहिए। तो ये अब वाले बच्चे हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, आप भी स्कूल में जाओगे तो आपके बच्चे होंगे वो भी आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं नकल का सिद्धांत जो होता है इस तरीके से काम करता है। हिज प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर शुड बी करेक्ट, और जो टीचर होता है इंग्लिश का, सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक टीचर ही लैंग्वेज को गलत बोलेगा तो वो गलत ही बच्चों तक जाएगी और बच्चे भी उसका गलत ही बोलेंगे, बच्चे भी उसको गलत तरीके से ही यूज़ करेंगे। तो अगर नकल का सिद्धांत भी अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले टीचर का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, फिर बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सही हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा तो चाहे लैंग्वेज सीखने की बात है, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करने की बात है, चाहे गेम्स के अंदर अच्छा करने की बात है, किसी भी फील्ड में, यानी हमारे जीवन काल के अंदर किसी भी फील्ड में चले जाइए, मोटिवेशन की ज़रूरत तो हमें हर जगह होती है। अगर हमें किसी भी लंबे कार्य को करना है, छोटे कार्य को करना है, पहले बीच में या लास्ट तक हमें मोटिवेशन ही होता है जो शुरू से लास्ट तक हमें एक जैसे तरीके से काम करने के लिए
प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा जब हम तैयारी करते हैं शुरू में हम बहुत जोश से तैयारी करना शुरू करते हैं, बीच में हमारा मोटिवेशन इतना लो हो जाता है कि हम धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं। तो वहाँ हमें ज़रूरत होती है अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा बाह्य भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, द टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट इंग्लिश। यानी जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है इंग्लिश लिखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनकी इंग्लिश पे पकड़ नहीं होती, जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और कई बच्चे होते भी इस तरीके के, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते, तो वो क्या सोचते हैं कि क्या करना है इंग्लिश सीख के, क्या लिख के करना है और क्या पढ़ के करना है, तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। जैसे जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे हिंदी पे ध्यान नहीं दिया जाता, है ना। तो वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, और जहाँ पे हिंदी भाषी होते हैं वहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। तो जिस एरिया पे जिस लैंग्वेज का प्रभाव होता है बस वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसी लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होते हैं, उसी लैंग्वेज को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अभी प्रेरणा देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो आज की ज़रूरत है। इंग्लिश के बिना ये जो ज़माना आ गया इसमें डील करना बहुत ही मुश्किल है। कभी ना कभी तो इंग्लिश की हमें नीड होगी ही होगी। तो इंग्लिश के लिए इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। अकेले इंग्लिश के लिए नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। दिस कैन बी डन थ्रू द टेक्निक्स ऑफ रिवार्ड, प्रेज, ग्रेड्स, कंपटीशन एंड पनिशमेंट। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, बच्चे को रिवार्ड देना, उसकी प्रेज करना, उसको उसकी ग्रेड्स बताना क्लास में भी, इस बच्चे ने ये ग्रेड लिया है। कंपटीशन बच्चों के अंदर डालना, भाई ये अच्छा कर रहा है आप भी अच्छा करो। ठीक है। पनिशमेंट भी देना कभी ना कभी, ये नहीं है कि आप शारीरिक मानसिक तौर पे बच्चे को प्रताड़ित करो, ऐसा नहीं। पनिशमेंट के बहुत सारे जरिए होते हैं, तो सकारात्मक रूप से भी पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है रुचि। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले आपको पता है मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से मनोविज्ञान के करीब है हम, और वहाँ पे सबसे पहले जब हम मनोविज्ञान शुरू करते हैं तो हमारे सामने एक परिभाषा आती है कि घोड़े को हम खींच के 10 आदमी 20 आदमी खींच के पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। थॉर्नडाइक ने बाध्यता का सिद्धांत यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी दिया था मुख्य सिद्धांतों के अंदर। तो उसने बोला था कि घोड़ा जो है उसको 20 आदमी तालाब तक तो ले जा सकते हैं, उसे किसी भी व्हीकल में ले जा सकते हैं, उसको खींच के ले जा सकते हैं कैसे भी, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब तक उसका मन नहीं करेगा वो पानी नहीं पिएगा। तो यही सिद्धांत है, जब तक हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ के अंदर तो हम वो काम करेंगे नहीं। अगर बच्चों को हम इंग्लिश की क्लास के अंदर बच्चों को हम मार पीट के, डंडे के डर से या अपने एटीट्यूड के डर से अगर हम बच्चे को बुक लेके बिठा भी देते हैं, तो क्या हम उसके माइंड में जाके देख सकते हैं कि उसका माइंड कहाँ घूम रहा है, उसका मन कहाँ पे है? वो नहीं देखा जा सकता। बच्चे को जब तक इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो उस चीज़ के अंदर घुस के उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। द टीचर शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, यानी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज के अंदर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होता है टीचर को। दिस कैन बी डन बाय ऑडियो विजुअल एड्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी जो लैंग्वेज की 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनके जरिए, और बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्रामोफोन होते हैं, उनके ज़रिए बच्चे को क्या है उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। अकेले लेक्चर मेथड से बच्चे के अंदर कभी भी इंटरेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लेक्चर दे के चले जाएंगे, बच्चे को समझ आएगा नहीं आएगा वो हम नहीं जानते। हम लेक्चर दे के चले जाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट के लिए हमें नए नए तरीकों का भी यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन होता है आदत निर्माण करना। जैसे हम कभी भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम हमारे सीट पे होते हैं, जब तक हमारी आदत पढ़ने की नहीं बनती हम उस तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमें किसी ना किसी तरीके से हमारी आदत में लाना होता है कि हमें इस टाइम ये पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतनी देर तक हमने पढ़ना है, इतने घंटे तो हमें स्टडी को देने ही देने हैं। तो उसी तरीके से लैंग्वेज को सीखने के लिए भी आदत बनानी पड़ती है। लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस
सो द फॉलोइंग हैबिट्स शुड बी फॉर्मुलेटेड इन स्टूडेंट्स, यानी लैंग्वेज जो है वो आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है। लैंग्वेज सीखना जो है वो भी एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है। जब तक हमारे अंदर आदत ही नहीं बनेगी उस लैंग्वेज को यूज़ करने की, उसे सीखने की, तब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती, चाहे वो लैंग्वेज आसान है चाहे वो लैंग्वेज टफ है। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी हमारे लिए आसान है और इंग्लिश हमें टफ लगेगी, लेकिन जहाँ पे हिंदी का यूज़ ही नहीं किया जा रहा वहाँ पे हिंदी भी उनको मुश्किल लगेगी। तो वो एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है। हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाने की आदत। हैबिट ऑफ कंसल्टिंग ए डिक्शनरी, डिक्शनरी रखने की आदत। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही से उच्चारण करने की आदत। हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैगजीन्स पढ़ने की, स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत डालना। हैबिट ऑफ करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज थ्रू पैटर्न प्रैक्टिस, यानी नए नए पैटर्न, नए नए वाक्य, वर्ड्स यूज़ कर करके लैंग्वेज को अपने डेली वे में लाने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, उस तरीके से उस लैंग्वेज को पैटर्न के थ्रू सीखने की कोशिश करना। हैबिट ऑफ इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग, बार बार रिपीट करना, बार बार नकल करना, इस हैबिट को भी बनाना चाहिए ताकि जल्दी से वो लैंग्वेज हमारी पकड़ में आ जाए। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच, ठीक है, ये होता है सुनने और बोलने की। ओरल होता है बोलना और AURAL वाला ओरल होता है सुनना। ठीक है, तो ये ओरल सुनना बोलना, ओरल दोनों का ही मतलब, एक ओरल का मतलब है सुनना और दूसरे ओरल का मतलब होता है बोलना। ठीक है, इन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, बस प्रोनाउंसिएशन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ओरल प्रैक्टिस इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्पोकन लैंग्वेज, यानी बार बार किसी लैंग्वेज को बोलना लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी सीखने का एक तरीका है। यानी मौखिक अभ्यास जो होता है वो ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को लिखते रहेंगे ना तब तक वो इतनी अच्छे से हमारी पकड़ में नहीं आएगी जितना अगर हम उसको बार बार अपने डेली वे में, दैनिक दिनचर्या में हम उसको बोल रहे हैं, बार बार हम उसको किसी के साथ बात करने में यूज़ कर रहे हैं, जितना तब जब वो पकड़ में आएगी उतना वो लिखने से नहीं आएगी। लिख लिख के कॉपियाँ हम भर देंगे, इंग्लिश को लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन हम अगर उसको डेली वे में यूज़ नहीं कर रहे तो वो कभी ना कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपातता। अनुपात होता है जितने भी चारों लैंग्वेज स्किल जो होती है हमारी, जिसके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाता है, सुबोपली जिसको बोलते हैं, LSRW जिसको बोलते हैं, जो लैंग्वेज स्किल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर इन चारों पर ही जोर देना चाहिए। ये नहीं है कि आप लिख रहे हो, बोल नहीं रहे, या फिर आप बोल रहे हो, सुन ही नहीं रहे, या आप लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन समझ ही नहीं रहे, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें चारों स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। देयर आर 4 एम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, यानी यहाँ पे 4 लक्ष्य होते हैं इंग्लिश को पढ़ाने के और समझने के। अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सो ए गुड टीचर शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज आस्पेक्ट्स, यानी ये जो चारों कौशल बताए गए हैं, एक अच्छा टीचर जो होगा उन चारों पे ही जोर देगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी एक पे जोर दे रहे हो या किसी 2 पे जोर दे रहे हो, बाकी 2 को आप छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो। ऐसे जो है लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीखी जा सकती। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, ये वाला जो होता है ना, ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते टाइम अगर हमारे जीवन से उसका संबंध नहीं है तो उस लैंग्वेज का उस सब्जेक्ट का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। जीवन के साथ संबंध होना ज़रूरी है। हम मैथ्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कहीं ना कहीं क्या, हर पल हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, कितने बजे उठे, क्या किया, कितने घंटे पढ़ाई की, क्या कितने रुपए की सब्जी खरीदी, कितने लीटर दूध पिया, पानी पिया, सब में मैथ्स आवश्यक होता है। हिस्ट्री हमें अब हमारे जो
देश में क्या हुआ, हमारा जो मानव जीवन था उसके अंदर इतिहास में कभी क्या हुआ, वो सब हमें बताती है। एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे पर्यावरण के बारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है उसके अंदर। हिंदी लैंग्वेज जो हम सारा दिन यूज़ करते हैं या मदर टंग होती है, या फिर जहाँ पे हिंदी को ही मदर टंग जैसे कभी क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, लेकिन कई कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा हिंदी ही होती है, तो उन जैसे एरियाज़ के अंदर जो है हिंदी को भी फिर डेली यूज़ में लिया जाता है। तो सभी सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया के अंदर जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने लग जाएं तो क्या वो काम की है? नहीं, क्योंकि जीवन से संबंधता ही नहीं है। अगर हम सीख भी ले तो हम बोलेंगे किसके साथ? ठीक है, तो इसी तरीके से द टीचर शुड क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स का, सेंटेंस का मतलब स्टूडेंट्स को बताने के लिए रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करनी होती है टीचर को। ही शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश इन देयर डेली लाइफ सिचुएशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी उसके रीति रिवाजों में, परंपराओं में, जीवन में, उसका दैनिक जो दिनचर्या है उसके साथ रिलेट करके हम वर्ड्स ही ऐसे यूज़ करेंगे जो उसके डेली लाइफ के साथ जुड़ रहे हों। जैसे अगर हम फर्स्ट सेकंड जो क्लास है उनके अंदर बताते हैं तो हम एप्पल के बारे में बताते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि घर में उसने एप्पल खाया था, तो वो घर में भी जब एप्पल को इंग्लिश में यानी सेब का जिक्र होगा तब वो एप्पल ही बोलेगा। अगर हम उसे कलर्स के बारे में बताते हैं, उसको ये बताते हैं कि किस कलर के कपड़े उसने पहन रखे हैं, अगर इस तरीके से बच्चे को बताया जाता है तो फिर वो भूलता नहीं है। यानी लाइफ के साथ जो है कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है लैंग्वेज सिखाते टाइम। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत, जो कि किलपैट्रिक ने भी बताया था कि हमें कोई भी जो बात है, कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भी विषय है, वो उसका हर एक जो अगर हमने उसका कोई कंसेप्ट सीखना है तो सबसे पहले उसको करके सीखना होगा। जैसे हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे, बार बार उसको उसकी नकल करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, किसी के साथ बोलने में उसका यूज़ करेंगे, तब जाके वो हमारे दिमाग में सेट होगी, हमारी समझ में आएगी, हमारी दैनिक दिनचर्या में आएगी। लैंग्वेज इज़ एन एक्टिविटी, लैंग्वेज एक प्रक्रिया है। सो ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय डूइंग द लैंग्वेज एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स शुड लिसन, स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड ड्रा figures on the blackboard, drill a structure, play language games and participate in debates and dramas। यानी हम अगर बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो मोस्ट बात यही होती है, मोस्टली यही करना चाहिए हमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उस बच्चे के आसपास इस तरीके का एनवायरनमेंट सेट कर देना चाहिए कि वो बाध्य हो जाए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, यानी उस लैंग्वेज को बार बार बोलने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए उसे वो एनवायरनमेंट ही बाध्य कर दे। ठीक है, जैसे लैंग्वेज के हम कोई गेम खिला रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं, ड्रामा करवा रहे हैं, तो बार बार अगर वो यूज़ करेगा तो अपने आप उसके व्यवहार में वो लैंग्वेज बैठ जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, विशुद्धता और त्रुटिहीनता। करेक्टनेस का मतलब होता है जिसमें त्रुटि ना हो, करेक्ट करने का सिद्धांत, सही करने का सिद्धांत। एक्यूरेसी होती है विशुद्धता, शुद्ध रूप से, शुद्ध से भी शुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती, कोई कमी हो ही ना। एक्यूरेसी मीन्स द यूज ऑफ राइट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर दिस। किस लिए? यानी जो विशुद्धता है किसके अंदर? सही वर्ड्स बोलने के अंदर शुद्धता होना, सही वर्ड बोलना, शुद्ध वर्ड बोलना, प्रोनाउंसिएशन सही करना। द टीचर शुड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स विच आर यूजफुल फॉर द लर्नर्स। यानी जो टीचर है अगर वो लैंग्वेज सिखा रहा है तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे जो बच्चे के काम आए। ठीक है, अगर हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं और हम शुरुआती दिनों के अंदर ही कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताने लग जाएं, क्या वो बच्चे के लिए ज़रूरी है? उस टाइम जिस टाइम वो बिगिनर है, जब वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, क्या उसको समझ आएगा? नहीं, उसके लिए वो निरर्थक हो जाएंगे। हमें कहाँ से शुरू करना है? उसके घर वाले जो घर के अंदर वो ऑब्जेक्ट जो यूज़ करता है उसके, जो वो कपड़े पहनता है उनके बारे में, जिस कलर के वो कपड़े पहनता है उनके बारे में, जो चीज़ें वो खाता है उनके बारे में, उनका इंग्लिश में नाम बताया जाए।
यूज़ ऑफ वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। जो शब्द होता है उनके बारे में जो टीचर है उसको मितव्ययता बरतनी चाहिए, उन्हें बहुत सारे शब्द नहीं बताने चाहिए, संक्षेप में, यानी थोड़ा बताया जाए जितना वो कैच कर सके। एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, जो टीचर बोल रहा है ना उसके एक्सप्रेशन इम्प्रेस करने वाले होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, जिससे बच्चा जो है फैन हो जाए इस तरीके से, फिर बच्चा भी ये कोशिश करे कि मैं भी ऐसे बोलूँ। देयर शुड बी एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी जो टीचर है उसका उच्चारण, लहजा, मतलब जो जिस तरीके की वो वर्डिंग्स या जिस तरीके की वोकेबलरी वो यूज़ कर रहा है उसका लहजा, वाक्य संरचना सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश के सिद्धांत 10 सिद्धांत है, और इंग्लिश अकेली लैंग्वेज नहीं, सभी लैंग्वेज के अंदर यही सिद्धांत काम आते हैं कि एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमें किस तरीके से बच्चे के सामने उसको किन 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 सिद्धांतों के जरिए हम बच्चे को इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये 10 सिद्धांत हैं जिनका हमने इस पूरी वीडियो के अंदर जिक्र किया, और बहुत ही ईजी वे में, ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक बार दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। जैसे कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर एक बार वो सारे सिद्धांत माइंड में बैठ गए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो उस पूरे कंसेप्ट को लगा के सोल्व किया जा सकता है। और जो पेडागोजी है वो ऐसा विषय नहीं है जिसके अंदर फैक्ट्स हो, फैक्ट्स नहीं है इसके अंदर, हिस्ट्री के जैसे हमारे भूगोल पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, कोई भी अलग जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, सूत्र याद कर लिए, डाटा याद कर लिया, वैसे नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर हमें समझना होता है, और कभी भी किसी भी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते पेडागोजी के अंदर, वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है उस तरीके को उस टाइम हम कौन से तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। वो कोई भी क्वेश्चन जो पेडागोजी का आता है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, उसके अंदर से क्वेश्चन बनता है, वो किसी भी पर्टिकुलर गाइड से या बुक से नहीं आता। या तो पीछे वाले एग्जाम्स को अपना बेस बनाओ, या फिर पहले इन कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। तो इजी वे में ये 10 के 10 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम कल टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, सिद्धांत की प्रिंसिपल्स की आज हमने बात कर ली। कल इसी के अंदर सिद्धांत पढ़ने के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है टीचिंग मेथड आते हैं, और इंग्लिश के बहुत ही थोड़े से टीचिंग मेथड है, हिंदी की तरह बहुत सारे नहीं हैं। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।